नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। उसमें आपका जो पार्ट बी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो आपका सिलेबस डिसाइड हुआ है, उसके अंतर्गत जो बुक आपकी डिसाइड हुई है उसका पार्ट भी चल रहा है, जिसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो पार्ट बी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं, जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके अंतर्गत मैंने 18 लेक्चर ले लिए हैं, आज 19th लेक्चर है और उसमें पढ़ेंगे हम कोलिजन्स के बारे में। यानी कोलिजन्स यानी संघट कहते हैं हिंदी में, जिसे टक्कर कहते हैं। दो बॉडी होंगी, दो पिंड होंगे जो आपस में टकराएंगे। तो कैसे कैसे क्या होता है आइए समझते हैं। तो हेडिंग क्या है आपकी? कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन यानी हिंदी में क्या कहते हैं? संघट्ट, और इसे सामान्य भाषा में टक्कर कहते हैं। ठीक है, कोलिजन। तो देखो कोलिजन क्या होता है, ध्यान देना। आप एक बताओ, कोई दो बॉडी हैं, ऐसे आ रही हैं या एक ऐसे जा रही है, पीछे से आके टक्कर हो सकती है, ऐसे हो सकती है, आमने सामने से टक्कर कैसे भी हो। आप एक बात देखें, जब दो बॉडी हैं आपस में टकराएंगी तो बहुत कम समय अंतराल के लिए, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहेंगी ना, और फिर तब हटेंगी, अलग है ना। तो कहने का मतलब है, जब दो वस्तुएं या दो पिंड या दो कण बहुत कम समय अंतराल के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो इस घटना को संघट्ट कहते हैं। ठीक है, आइए इंग्लिश में लिख देता हूं। देखो, व्हेन टू बॉडीज, है ना, जब दो वस्तुएं या दो कण, व्हेन टू बॉडीज, है ना, आर इन, मैंने कहा बहुत कम समय अंतराल के लिए, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए किसमें रहते हैं? कांटेक्ट में। तो आर इन कांटेक्ट। ठीक है, आर इन कांटेक्ट फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। क्लियर है? स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वो किसमें होते हैं? कांटेक्ट में होते हैं, दो बॉडी। तो इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं? तो देखो, वैन के बाद कोमा लगता है, उसे देन कहते हैं। तो देन दिस इंसिडेंट, ये जो घटना है, देन दिस इंसिडेंट इज नोन एज, आप लिख देंगे कोलिजन। इसे आप क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस घटना को संघट्ट कहते हैं, इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। कर लेंगे इसे। और आप एक बात सुने, कोलिजन भी दो प्रकार का होता है। देखो, टाइप्स ऑफ कोलिजन, है ना, या आप नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, या पहले एग्जाम्पल दे दो, है ना। तो एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है ना। तो जैसे कि यह एग्जाम्पल हम दोनों का पर्टिकुलर देंगे जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। संघट्ट के दो प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा है? फर्स्ट है इलास्टिक कोलिजन, है ना, इलास्टिक। और ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में भी, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है जी, इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ संघट्ट, यानी इलास्टिक कोलिजन। देखो, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? एक बात है सेम, मैंने आपको, हाँ, वो तो दूसरे ईयर में पढ़ाया था, थर्ड ईयर में पढ़ाया था, मतलब थर्ड ईयर क्लास में पढ़ाया था वो। मुझे ऐसा लगा जैसे आपको पढ़ाया हो। ध्यान देना, एक एग्जाम्पल, जैसे दो पार्टिकल हैं या दो बॉडी हैं, आपस में टकराएंगे, है ना। तो टक्कर, देखो दो स्थितियां बनती हैं, एक तो टक्कर से पहले और एक टक्कर के बाद। तो देखो ध्यान देना, ये जो स्थिति है ये क्या है? मान लो बिफोर द कोलिजन, ये क्या है? टक्कर से पहले है, संघट्ट से पहले है, बिफोर द कोलिजन। और मान लो फर्स्ट बॉडी का मास m1 है, सेकंड बॉडी का मास जो है द्रव्यमान m2 है। और टक्कर के बाद यानी आफ्टर द कोलिजन देख लो, इसका मास तो चेंज होगा नहीं, दोनों का मास थोड़ा ना चेंज होगा, मास तो कांस्टेंट रहता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है ना, बिफोर द कोलिजन था, और ये क्या हो जाएगा? आफ्टर द कोलिजन, संघट्ट के पश्चात, आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो,
बिफोर द कोलिजन इसकी आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी। भाई बिफोर द कोलिजन का मतलब क्या है, इनिशियली यानी प्रारंभ में, और आफ्टर द कोलिजन का मतलब फाइनली यानी अंत में। तो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग होता है उसे आप u से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग को आप v से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की u1 हो जाएगी और सेकंड की u2 हो जाएगी, ठीक है। और देखो फाइनल वेलोसिटी तो v होती है, तो v1 फर्स्ट के लिए और v2 सेकंड के लिए। बात समझ में आई? तो देखो जो इलास्टिक कोलिजन है ना, वो ये कहता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो पूरे सिस्टम की है ना, दोनों बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है वह संघट जिसमें संघट से पूर्व तथा संघट के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऐसा संघट क्या कहलाता है? कोमलावली को प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। देखो कैसे, आइए लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो देखो वैन, ठीक है, मैंने कहा बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो ऐसा कोलिजन क्या कहलाएगा, इलास्टिक कोलिजन। तो वैन काइनेटिक एनर्जी है ना, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ बॉडीज कह दो या सिस्टम कह दो। सिस्टम किससे मिलकर बन रहा है, दो बॉडी से तो मिलकर बन रहा है। तो वैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, कैसी रहेगी, रिमेन्स मानी रहती है, कैसी रहती है, सेम कह दो, कांस्टेंट कह दो। और कौन सी वाली है ना, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में। तो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, क्लियर है। तो जब काइनेटिक एनर्जी, या आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, लैंग्वेज लिखने के कई तरीके हैं, है ना, बाकी मैं लिख ही दूंगा। तो मेन बात आपको समझ में आई कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, यानी कोलिजन से पहले भी कोलिजन के बाद भी कैसी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी पूरी सिस्टम की चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप या तो वैन से कह दो, तो आप ऐसे भी कह सकते हो वैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम बिफोर, या ऐसे कहो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो कॉमन लिखो, देन द कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान देना, ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान देना, द कोलिजन इन विच, ऐसा कोलिजन जिसमें, ठीक है, द कोलिजन इन विच, ऐसा कोलिजन जिसमें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना, रिमेन सेम, या रिमेन सेम बाद में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा कोलिजन जिसमें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन कैसी रहती है, रिमेन्स सेम लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। कॉमन आके ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है, इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आई? तो ऐसा कोलिजन आपका क्या कहलाता है, इलास्टिक कोलिजन कहलाता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी बदलती नहीं है। बात समझ आई? तो मैंने डेफिनेशन बता दी है दो प्रकार से, आपको जो अच्छा लगे लिख लेना, और हिंदी में बता दिया है और डायग्राम से भी बता दिया है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल देखो, आपको बताया एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मान लो न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिन्हें आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच जो टक्कर हो रही है, न्यूट्रॉन्स के बीच जो टक्कर होती है, प्रोटॉन्स के बीच जो टक्कर होती है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, इलास्टिक कोलिजन का। यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच होने वाला जो कोलिजन है वो किसका एग्जाम्पल है, इलास्टिक कोलिजन का। तो आप इसमें लिख देंगे कोलिजन बिटवीन, ठीक है। मैं थोड़ा और कुछ भी कराना है तो आप इसमें लिख लेंगे, मैं बोल ही देता हूँ, लिखना आप कोलिजन्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना, इज द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये था आपका इलास्टिक कोलिजन। चलो आगे, इसके बाद सेकंड हेडिंग डालो। सेकंड हेडिंग बिल्कुल इसकी जस्ट अपोजिट है। सेकंड हेडिंग हो जाएगी इन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ इन आ जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है जी। तो सेकंड हेडिंग है इन इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ए,
अप्रत्यास्थ संघट्ट, और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो द कोलिजन इन विच, भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती थी, सेम रहती थी, इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी, आप खुद समझ सकते हैं। ए लग रहा है और इन लग रहा है तो अपोजिट हो जाता है ना, कंप्लीट इनकम्प्लीट, पूर्ण अपूर्ण होता है ना विलोम, ठीक है। तो देखो द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या आएगा, डज नॉट, है ना, क्या आएगा, डज नॉट रिमेन सेम, डज नॉट रिमेन सेम, वो कांस्टेंट या सेम नहीं रहती है। तो कॉमन आगे लिखना आप, इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन, उसे आप कोलिजन को क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल तो देखो लिख सकते हो, कोलिजन बिटवीन, बंदूक की गोली और लक्ष्य के बीच जो होता है क्या, टक्कर, संघट, वो किसका उदाहरण है, अप्रत्यास्थ संघट का है। तो कोलिजन बिटवीन बुलेट, है ना, बुलेट ऑफ ए गन, किसी बंदूक की गोली, एंड और लक्ष्य, टारगेट, ठीक है। तो कोलिजन बिटवीन बुलेट ऑफ ए गन एंड टारगेट, इनके बीच जो कोलिजन है वो इज द एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। कर लेंगे यहाँ तक, चलो। तो दोनों पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, एक तो कोलिजन था, वो कोलिजन के अंदर इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, तो वहाँ से आप बना लेंगे। बाकी मैं ऐसे भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप वीडियो को देखकर ही पीडीएफ नोट्स ना भी मिले तो भी आप अपने नोट्स बना सकें, ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो मैं अब इसका एक डेरिवेशन करा देता हूँ। इसका एक डेरिवेशन है, यानी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वो पढ़ेंगे, है ना, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डायग्राम यही हमारा काम कर जाएगा, बिफोर द कोलिजन, ठीक है। हेडिंग क्या है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है, और दो बॉडी के बीच में, है ना, इलास्टिक कोलिजन किसके बीच हो रहा है, बिटवीन टू बॉडीज, ये वाला जो साइन है ना, ये आप एग्जाम में मत यूज करना, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज, ये तो हम शॉर्ट के लिए यूज कर लेते हैं सभी, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज और इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन का अर्थ समझ रहे हैं, यानी जो आपकी बॉडीज है ना, डायमेंशन, है ना, डायमेंशन की स्पेलिंग क्या होती है, SION होता है, ठीक है जी, ये SON होता है, चेक करो माइंड से निकल रहा है, ठीक है जी। हाँ देखो, डायमेंशन यानी आप समझते हो, आई होता है ना, देख लेना आप। डायमेंशन को विमा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, विमा। इसका अर्थ पता क्या होता है, तो वन डायमेंशन का अर्थ ये है कि केवल एक एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, एक जैसे एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो तीनों एक्सिस लेते हैं तो थ्री डायमेंशनल बोलते हैं, और दो एक्सिस के अलोंग होता है तो टू डायमेंशनल होता है, और एक एक्सिस के अलोंग होगा तो वन डायमेंशनल बोलेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन जो पूरा सिस्टम है जो दो बॉडी से मिलकर बन रहा है, उदाहरण के तौर पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है सेम रहती है, तो ऐसा कोलिजन हमें पढ़ना है, इलास्टिक कोलिजन जिसे हम कहते हैं, और वो दो बॉडीज के बीच पढ़ना है, ठीक है। और इन वन डायमेंशन, यानी जो बॉडी की मोशन है केवल वन डायमेंशन में कंसिडर करनी है, यानी बॉडी जो मोशन कर रही है केवल अलोंग एक्स एक्सिस मोशन कर रही है, तो वन डायमेंशन का अर्थ ये हुआ, ठीक है जी। यानी इसे एक विमीय बोलते हैं, तो इसे हिंदी में कहेंगे एक विमीय, है ना, किन्हीं दो पिंडों के बीच या कणों के बीच एक विमीय प्रत्यास्थ संघट, ठीक है। चलो, तो देखो ये चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना है आपको। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है। फिर क्या कहना है, बिफोर द कोलिजन देयर वेलोसिटी, देयर माने THEIR, देयर माने उनकी, तो देयर वेलोसिटीज आर u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली, एंड आफ्टर द कोलिजन देयर वेलोसिटी आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैं आपको बता चुका हूँ दोनों जो कण हैं उनके द्रव्यमान मास कितने हैं, m1 m2 हैं, जो प्रारंभिक वेग हैं u1 u2 हैं, अंतिम वेग v1 v2 हैं। चलो तो आओ ध्यान से,
लिख देंगे ना, लैंग्वेज लिख देना, पहले डायग्राम बनाना फिर लैंग्वेज लिखना। और अब क्या करना है, अब डेरिवेशन पे आते हैं, तो ध्यान देना। फ्रॉम, इसमें सबसे पहले लगाएंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताओ रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, पढ़ा रखा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद आ गया होगा। मैंने बताया था आपको एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस में लीनियर मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहता है, यानी बदलता नहीं है। तो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ इस ला का, इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ऐसे मत लिखना, आप पूरा लिखना बिफोर कोलिजन, और बराबर में क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आ रही है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ये बात कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यानी संघट से टक्कर से पहले जितना था टक्कर के बाद भी उतना ही रहेगा। और आप बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, P = m/v होता है, लेकिन इन दोनों के लिए m1u1 हो जाएगा, इसके लिए तो m1u1, इसके लिए हो गया, इसके लिए देखो m2 क्या आएगा, m2u2। और बिफोर द कोलिजन पूरे सिस्टम का देखना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बराबर में बताओ क्या आएगा, m1v1 है ना इसका, और प्लस उसका m2v2, ठीक है। बात क्लियर है, चलो तो मैं रफ कर देता हूँ डायग्राम, अब ये समझ गए होंगे आप। चलो जी, तो आप एक बताओ, एक काम करो, 1 वाले एक तरफ कर दो, तो 1 वाले एक तरफ कर दो तो m1 कॉमन आ गया, u1 - v1। तो आप बड़े स्टूडेंट हो गए हैं ना, इधर करो m2 कॉमन ले लो, v2 - u2, तो इतना तो शॉर्ट चल सकता है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने कौन सा लॉ लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो, अब लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कहते हैं ना। और आपको बताया ये लॉ क्या होता है, ये लॉ ये कहता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो कैसी रहती है, सेम रहती है। बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, सेम। और अभी मैंने पढ़ाया तो है भाई, ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, उसे ही तो इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम रहनी ही है, क्योंकि कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है, प्रत्यास्थ संघट है, ठीक है। आओ, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ज़्यादा लैंग्वेज टफ ना हो उसकी डेफिनेशन की, इसलिए मैंने आपसे बताई नहीं है। इलास्टिक कोलिजन में मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। आओ, तो अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। इसी प्रकार से लगाओ, तो काइनेटिक एनर्जी पहली बॉडी की बताओ क्या हो जाएगी, हाफ m1u1 स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता हो, गतिज ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। और इसके लिए बताओ हाफ m2u2 स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हो आप, प्रारंभिक वेग, क्योंकि बिफोर द कोलिजन बात कर रहे हैं। अब आफ्टर द कोलिजन बात करो, बताओ, है ना। आप अपने मन में बोलते रहा करो, तभी देखो पढ़ने का फायदा है। और यदि आप बोल पा रहे हैं ना अपने मन में अच्छे से, इस प्रकार से कि आगे क्या आएगा, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और यदि नहीं बोल पा रहे हैं तो पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, मेहनत की जरूरत है। यहाँ देखो, हाफ कॉमन लेके काट दो और एक साइड कर लो 1 वाले, तो देखो ये वाला हाफ तो कट जाएगा कॉमन लेके, और ये इधर आएगा तो कॉमन ले लो, तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, m1 कॉमन ले लिया, इधर आओ m2 कॉमन ले लो, तो v2 स्क्वायर और माइनस इधर आएगा ये u2 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आप समझ रहे होंगे। ये इक्वेशन सेकंड हो गई।
अब देखो एक काम करेंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इधर देख लो, देखो ध्यान दो, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, वी हैव क्या मिलेगा, देखो ऊपर आएगा ये m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और अपोन में क्या आएगा ये, देखो m1 u1 माइनस v1 और बराबर में ये बचा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपोन ये आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। देखो m2 से m2 कटा, m1 से m1 कटा, ठीक है जी। ये a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अपोन में क्या है u1 माइनस v1 बराबर में देखो ये हो जाएगा v2 माइनस u2 और क्या हो जाएगा v2 प्लस u2, है ना। प्लस माइनस, प्लस पहले ले लो चाहे माइनस वाले ले लो, वो तो एक ही बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपोन में v2 माइनस u2। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा, ये बचा v1 को पहले लिख लो चाहे, चलो u को ही पहले लिखो, इनिशियल वेलोसिटी पहले लिखा जाता है। तो u1 प्लस v1 बराबर u2 प्लस v2। बात समझ में आ रही है भाई, u1 प्लस v1 यही है, u2 को पहले लिख लो, कोई आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख लो, है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ आई आपको। अब देखो हमें करना क्या है, हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। भाई v1 क्या है, पहली बॉडी की v1, v आ रहा है ना, v आफ्टर द कोलिजन है इसका मतलब, है ना। और 1 आ रहा है तो पहली बॉडी की वेलोसिटी है, v2 में सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी लेकिन आफ्टर द कोलिजन, यानी v1 है फर्स्ट, वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, और v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। तो v1 v2 निकालने हैं आपको। अब आप मुझे एक बार बताओ, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हो v1 v2? आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी तक आपका मैथमेटिक्स बहुत ठीक होगा, अच्छा होगा, और आपको पता है दो इक्वेशन से प्रतिस्थापन विधि द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा आप कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये तो 10th में भी पढ़ाया जाता है। देखो ध्यान देना, तो आप v1 निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा v2। तो आप यहाँ से v2 का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो तो v1 निकल जाएगा। तो चलो करते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन जो है ये वाली, ये जो दिख रही है आपको, इससे आप क्या निकालो, फ्रॉम थर्ड v2 निकाल लो, क्या आ जाएगा u1 प्लस v1, ठीक है, और माइनस u2। ये वैल्यू आप कहाँ रख दो, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख दो। तो जो है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अनावश्यक है मैं रफ कर देता हूँ, मुझे केवल इसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। देखो ध्यान देना, v2 की वैल्यू यहाँ रखो, ये क्या है, फर्स्ट इम्प्लाइज करो। तो v देखो m1 u1 माइनस v1 बराबर v2 की वैल्यू रखनी है m2, v2 की वैल्यू क्या है, ये रही u1 प्लस v1 और माइनस में है u2। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी वन u और v में कंफ्यूजन हो जाए। और माइनस u2 ये रहा है ना। अब देखो क्या बचा, आपको निकालना है v1, मल्टीप्लाई कर दो, m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 u1 प्लस m2 v1, और ये देखो माइनस के हो जाएगा, ठीक है, 2। तो 2 m2 की मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ये 2 हो गया u2, तो u2, समझ गए। तो v1 निकालना है तो v1 वाले एक तरफ ले लो, तो ये माइनस का है, इसे उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और बाकी ये इधर बचा है ना, इसे आप इधर ले आओ, m2 u1, ठीक है, ये दोनों साथ ले लिए, और ये बचा इधर ले आओ, प्लस के 2 m2 u2, और ये देखो v1 वाले एक तरफ, m2 v1 तो पहले से था, ये वाला इधर चला गया, m1 v1, यहाँ से देखो u1 कॉमन है,
इसलिए तो साथ लिया है। तो ये बचेगा m1 माइनस m2 u1 और ये बचा 2m2 इंटू u2 और यहाँ से देखो v1 कॉमन है तो m2 प्लस m1 बचा, लेकिन आप लिख लो m1 प्लस m2 और वो m1 प्लस m2 को इसके अपोन में भी ले आओ, इसके भी अपोन, सारे के अपोन में आएगा, फिर अलग अलग अपोन में लिख लेंगे। तो लाइन बढ़ाने से क्या फ़ायदा है ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब तो आप बहुत समझदार हो चुके हैं। इसके अपोन में अलग आ जाएगा m1 माइनस m2 और ये अपोन में आया इधर, अपोन में क्या आएगा m1 प्लस m2 और इनटू में क्या है u1, ठीक है। इसके अपोन में अलग आएगा 2m2 अपोन में आएगा तो m1 प्लस m2 और इनटू में क्या है u2। तो आपका ये v1 निकल गया जी, क्या निकल गया v1, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है जी। चलो तो मैं नीचे का रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो आपका v1 निकल गया। इसी प्रकार आप v2 निकालें, है ना। मैं इतने रफ कर रहा हूँ, आप इतने निकाल के दिखाओ जरा, है ना। इसी प्रकार तो निकालना है, आप जानते हैं। जैसे भाई v2 की वैल्यू निकाली थी तो v1 आ गया। अब यहाँ से थर्ड से v1 की वैल्यू निकाल लो, v2 आ जाएगा, है ना। इसमें कोई सी चिंता वाली बात नहीं है। देखो अब इसी प्रकार क्या करेंगे आप, मैंने कहा फ्रॉम थर्ड, जो थर्ड है उससे आप ये वाली थर्ड यहाँ से v1 निकाल दो तो क्या जाएगा u2 प्लस v2 और माइनस u1। ये कहाँ रख दो, फर्स्ट में ही रख दो, है ना। बिल्कुल उसी प्रकार करना है। यानी देखो पहले आपने क्या किया, थर्ड से v2 की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रखी, अब थर्ड से ही v1 की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रखोगे, ठीक है। तो पहले v2 की वैल्यू रखी थी तो v1 आया, अब v1 की रखोगे तो v2 आ जाएगा। तो फर्स्ट एम्प्लाई देखो, फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, है ना। मैंने यहाँ से रफ कर दिया देखो, लेकिन ये रही, है ना, अपोन में। तो m1 क्या था u1 माइनस v1 है, v1 की वैल्यू रखनी है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी u2 माइनस v2 और प्लस u1, ठीक है। बराबर में क्या था m2 v2 माइनस u2। ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी है। देखो u1 और u1 2u1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2m1 u1 माइनस के m1 u2 माइनस के m1 v2, ठीक है जी। बराबर में देखो m2 v2 और माइनस के m2 u2। अब आप एक बताओ, v2 निकालना है इस तरफ, बाकी एक तरफ, है ना। तो देखो 2m1 u1 ये लिख लो माइनस के m2 u2 और ये वाला इधर ले आओ प्लस का m2 u2 बराबर के m2 v2 तो था ही यहाँ और ये v2 वाला भी इधर ले जाओ, क्योंकि v2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो v2 वाला कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। देखो 2m1 u1, इसमें आप एक काम करो, m2 कॉमन आ रहा है तो m2 कॉमन आएगा। ये दोनों सेम कैसे हो गए भाई, हाँ दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा ध्यान दो। 2m1 u1 और ये क्या है m1 u2 है, ये क्या है m1 u2, ठीक है। और बात क्लियर है। और ये जो माइनस का है आप इधर ले आए, प्लस का हो गया, ये ऐसे ही रहा और ये वाला इधर ले गए, ठीक है जी। अब आप यहाँ देखो m2 कॉमन नहीं आएगा, कॉमन क्या है u2, तो u2 कॉमन ले लो। तो देखो m2 माइनस m1 ना बचा, m2 माइनस m1 क्या कॉमन आया u2, ठीक है। और बराबर में देखो क्या बचा, कॉमन क्या आ रहा है v2 कॉमन आ रहा है, तो m1 प्लस m2 इंटू v2 लिख लो। और उसी प्रकार करना है, m1 प्लस m2 को अपोन में ले आओ, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आपको। चलो तो मैं इसके बाद इधर लिख देता हूँ, देखो ये रहा, इसके बाद ये यहाँ पे है, तो क्या जाएगा v2 बराबर ये आएगा 2m1 अलग अलग बटे में कर लो सबके, अपोन में m1 प्लस m2 और इनटू में क्या है u1 प्लस यहाँ पे क्या है m2 माइनस m1 और अपोन में क्या है, ये अपोन में आ जाएगा m1 प्लस m2 और इनटू में क्या है u2। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई v2 की। तो हमें v1 निकालना था और v2 निकालना था,
यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, आज की वीडियो में थोड़ा और काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, आइए, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स यदि आपका अच्छा है तो कुछ भी नहीं है यहाँ तक, है ना। सब आसान लग रहा होगा, और मैथमेटिक्स तो अच्छा होता ही है क्योंकि बीएससी पीसीएम तभी तो कर रहे हैं आप। चलो तो V1 V2 निकल गए। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस लेंगे। यहाँ तक जनरल डेरिवेशन हुआ, आइए कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो स्पेशल केसेस देखो, पहला केस ये है कि यदि दोनों बॉडी का जो मास है ना वो कैसा हो, बराबर हो। भाई दो बॉडी है, दोनों बॉडी का मास कैसा हो, बराबर हो। तो देखो V1 कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2। मान लो दोनों का मास m है तो m माइनस m अपॉन m प्लस m, और इनटू में u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m, और इनटू u2। तो देखो m से m कट गया तो 0 हो गया, तो u1 तो खत्म, 0 गुना आके, और ये 2m अपॉन 2m 1 हो गया। तो v1 किसके बराबर आया, u2 के बराबर आया। ठीक है, इसी प्रकार आप v2 निकालो। ठीक है, v2 आप चाहे डायरेक्ट निकाल दो, ये कट जाएगा तो u1 बचेगा, और ये तो 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली है ना, ये कैसे करा है, सिमिलरली, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा नहीं करना ना ज़्यादा, काफ़ी बड़ा हो रहा है वैसे भी कैलकुलेशन करके। तो इसका मतलब है जो v1 है, देखो ध्यान देना, मैं आपको एक बार बता दूं, टक्कर से पहले जो वेलोसिटी है वो u1 u2 है, और टक्कर के बाद v1 v2 है। तो टक्कर जैसी होती है ना, तो पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर जाती है, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के, है ना। ध्यान देना, इस तरीके से है मामला, टक्कर से पहले और ये टक्कर के बाद। ये आपको बताया u1 है, ये आपको बताया u2 है, ये v1 है, और ये v2 है। तो आप एक बार देखो, टक्कर जैसी होती है ना, तो टक्कर के बाद जो पहली बॉडी की वेलोसिटी है बाद की, टक्कर होने के बाद, वो किसके बराबर हो जाती है, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। और जो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है वो पहली बॉडी की, पहले वाली वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि देखो, पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो दूसरी वेलोसिटी के बराबर हो गई, और जो दूसरी की वेलोसिटी अब है वो उतनी हो गई जितनी पहली बॉडी की वेलोसिटी थी टक्कर से पहले। तो इसका मतलब है सीधा सा ये है कि यदि दोनों पार्टिकल्स के मास सेम हो ना, दोनों बॉडी के मास सेम हो, तो टक्कर के बाद आफ्टर द कोलिजन उनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है, बदल जाती है। जो पहले की वेलोसिटी थी पहले, वो दूसरे की हो गई, और जो दूसरे की थी वो पहले की हो गई, है ना। देखो, जो पहले की थी वो दूसरे की हो गई, है ना, जो पहले की थी वो दूसरे की हो गई, और जो दूसरे की थी वो पहले की हो गई। समझ गए। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, टक्कर के बाद इंटरचेंज हो जाती है, तो दोनों मास कैसे हो, सेम। तो यहाँ तक समझ में आई बात है। ये पहला निष्कर्ष था। आओ दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। मैं क्या रफ करूँ, हाँ ये रफ कर लेता हूँ। देखो दूसरा जो स्पेशल केस है, दूसरा स्पेशल केस ये कहता है, स्पेशल केस है ना सेकंड, दूसरा स्पेशल केस ये कह रहा है कि यदि सेकंड बॉडी जो है, सेकंड बॉडी वो किस में है, इज एट रेस्ट, वो किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होने का मतलब ये हुआ शुरुआत में रेस्ट में है, टक्कर के बाद नहीं, पहले। इसका मतलब u2 कितना हुआ, 0। तो u2 0 रखोगे तो v1 कितना आएगा, देन। तो देखो v1 कितना जाएगा, u2 तो 0 खत्म, ये बचा। और यहाँ क्या आएगा, u1। ठीक है। और इसी प्रकार आप मुझे बताओ v2 कितना आएगा, है ना, क्योंकि u2 तो 0 है, तो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, और इनटू में क्या आएगा, u1। लेकिन फिर एक और शर्त रखें, यदि m1 और m2 दोनों बॉडी के जो मास हैं वो कैसे हैं, सेम। तो आप मुझे देख के बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, v1 किसके बराबर आएगा, भाई तो कट जाएगा, तो v1 तो नहीं, कट जाएगा क्या, चेक करो एक बार ढंग से। v1 0 हो जाएगा और v2 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो v1 क्या हो जाएगा, 0। आप देख लो भाई, पहले क्या था, सेकंड बॉडी रेस्ट में है, तो सेकंड बॉडी रेस्ट में हुई तो u2 0 हो गया, केवल ये बच गया। सेकंड बॉडी 0 थी तो ये बच गया।
अब मैं कह रहा हूँ दोनों के मास समान है, मास सेम है, द्रव्यमान, तो देखो यहाँ 0 आ जाएगा, m माइनस एम 0, तो V1 कितना आया 0, और V2 बताओ यहाँ से भाई कट जाएगा तो क्या बचा U1। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट भी लिखो, कैलकुलेशन है ना, बेसिक भी करोगे तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा डेरिवेशन। हालांकि 2 केस में करा रहा हूँ, जरूरी नहीं है दोनों आए, क्या पता कोई सा भी ना आए, केवल डेरिवेशन ही पूछ ले, लेकिन कोई सा एक केस जोड़ के दे देता है। और ये सेकंड केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है कई बार, और इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। तो देखो यहाँ से पहले निष्कर्ष देखो, अब ध्यान देना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। ये दूसरी बॉडी जो है ना किस में है, रेस्ट में है, अभी चल नहीं रही, U2 किस में है, रेस्ट में था, है ना। तो पता है क्या होता है, टक्कर के बाद क्या होता है, टक्कर के बाद जो पहली बॉडी है वो रेस्ट में आ जाती है। भाई देखो ध्यान देना, एक बॉडी रखी थी, दूसरी बॉडी आके उसे टक्कर मार रही है, तो ये तो बिफोर द कोलिजन बात है, लेकिन टक्कर के बाद निष्कर्ष निकल रहा है कि जो बॉडी आके टक्कर मारती है ना वो रेस्ट में आ जाती है। देख लो चाहे V1 कितना आ गया 0, और जो दूसरी बॉडी है जिसके टक्कर लगी है वो उस वेलोसिटी से चलने लगती है जिस वेलोसिटी से पहली बॉडी ने उसे टक्कर मारी है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है ना V2, वो पहली बॉडी की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो V2 किसके बराबर हो गया, U1 के। बात समझ में आई, ये समझने की बात है। तो सीधा सा मतलब ये है कि दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो कौन सी वेलोसिटी है, जो पहली बॉडी की थी, है ना, यानी U1। तो अब टक्कर के बाद जो V2 है वो U1 हो गया है। इसका मतलब है दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बन गई है जो पहले किसकी थी, पहली बॉडी की थी। ठीक है, क्योंकि V2 किसके बराबर आया, U1 के। निष्कर्ष समझ में आया। और इसी निष्कर्ष का लाभ उठाते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, इसे समझ लो। देखो पहले मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ा सा बता दूं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जिसे नाभिकीय भट्टी कहते हैं, जिसके द्वारा बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, हालांकि 12th क्लास में न्यूक्लियर रिएक्टर आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लेना 12th के नोट्स में। तो उसमें एक छड़ होती हैं, रोड्स होती हैं, जिन्हें आप मॉडरेटर के लिए यूज छड़ भी होती हैं, यानी रोड्स। और एक भारी जल होता है जिसे आप D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे आप हैवी वाटर कहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों यूज होता है, या जैसे हाइड्रोजन का तो एक तरीके से यौगिक है ये भाई H2O, और आपको पता है ना हाइड्रोजन 3 प्रकार का है, एक तो 1H1, एक 1H2 और एक है 1H3। और ये जो है 1H2 है इसे 1D2 भी लिख सकते हैं आप, और इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, है ना। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही आप हैवी वाटर कहते हैं, भारी जल कहते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें आप हैवी वाटर को, यानी जो किसका कंपाउंड है, किसका यौगिक है, हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजीनियस सब्सटेंस को मॉडरेटर के तौर पर, मंदक के तौर पर क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो मंदक किसे कहते हैं, मॉडरेटर किसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं। मॉडरेटर का काम होता है, आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स आके यूरेनियम से या किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से आके टकराते हैं, न्यूट्रॉन चिपक जाते हैं और फिर विस्फोट होता है, मतलब न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट हो जाता है। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक बार पढ़ लेना। फिर फिशन हो जाता है तो जो न्यूट्रॉन आके टकराते हैं वो मंद गति के होने चाहिए, उनकी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए, तभी फिशन स्टार्ट हो पाता है, जिसे आप विखंडन कहते हैं। नाभिक के विखंडन, न्यूक्लियर फिशन केवल तभी स्टार्ट होता है यदि न्यूट्रॉन कैसे हो, मंद गति के हो, स्पीड क्या हो, बहुत कम हो। तो न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या है, मंदक कहलाता है, मॉडरेटर कहलाता है। तो मॉडरेटर में है ना, मॉडरेटर के रूप में आप न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का या हाइड्रोजीनियस सब्सटेंस का क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो क्यों यूज करते हैं आपको मैं बता दूं, इसी कारण यूज करते हैं। ये जो आपका निष्कर्ष निकला है यहाँ से, ये वाला है ना, ये जो निष्कर्ष है, इसी तौर पे अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे आप देखो सेकंड जो है बॉडी वो रेस्ट में है, तो यहाँ पे जो है ना हैवी वाटर वो किस में रहता है, रेस्ट में। हैवी वाटर किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। यानी सेकंड बॉडी के तौर पे आप किसका यूज करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के एटम्स का, है ना। भाई हैवी वाटर के अंदर एटम होंगे तो उस एटम का यूज कर रहे हैं।
और दूसरा एटम पहले तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का होगा यानी हैवी वाटर का, या कोई भी हाइड्रोजनियस सब्सटेंस हो सकता है। और पहले एटम के तौर पर यूज करते हैं न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन जब हैवी वाटर के एटम से टकराएगा तो क्या होगा, और जबकि हैवी वाटर के एटम जो है रेस्ट में है क्योंकि भारी जल तो गति कर नहीं रहा है ना, हैवी वाटर तो गति कर नहीं रहा। तो जब ये दोनों टकराएंगे तो न्यूट्रॉन की जो स्पीड है वो देखो, पहले तो u1 थी, अब वो कितनी हो जाएगी, लगभग 0। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन की स्पीड लगभग 0 हो गई। तो न्यूट्रॉन मंद हो गए, नहीं हो गए, तो न्यूट्रॉन मंद हो जाते हैं, मंदे हो जाते हैं। ठीक है, मंदे हो जाएंगे तो यूरेनियम से चिपक जाएंगे, गति नहीं करेंगे फिर, और तभी तो विस्फोट होगा। ठीक है, और ये जो सेकंड था जो रेस्ट में था यानी हैवी वाटर के एटम, वो अब न्यूट्रॉन की स्पीड को अपने पास ले लेंगे और न्यूट्रॉन की स्पीड से मोशन करने लगेंगे। ठीक है ना, मैंने बताया ना इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो पहले की वेलोसिटी थी वो अब दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी बन गई, यानी पहला पार्टिकल कौन था, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी है, स्पीड है, वो किसकी बन गई, हैवी वाटर के एटम्स की। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है न्यूट्रॉनों से। न्यूट्रॉन की पहले स्पीड थी जो भी थी, लेकिन अब न्यूट्रॉन की स्पीड लगभग किसके बराबर हो गई, 0 के। इसका मतलब है न्यूट्रॉन लगभग रुक गया, बहुत स्पीड कम हो गई। तो रुक जाएगा तो न्यूट्रॉन इससे रेडियम से जाके चिपक जाएगा, रेडियम से है ना, यूरेनियम से, जो भी कोई ईंधन के तौर पे आप यूज कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, फिशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी विखंडन स्टार्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्टर चलने लगेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों यूज किया जाता है, समझ में आया? कारण यही है क्योंकि मास कैसा होना चाहिए, यानी ये जो प्रोसेस आया है ये कब आया है, जब दोनों का मास कैसा हो, बराबर हो। इसका मतलब है मास पहले पार्टिकल का और दूसरे पार्टिकल का कैसा हो, बराबर हो। तो न्यूट्रॉन का मास है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और दूसरा पार्टिकल कौन है, हैवी वाटर यानी हाइड्रोजन। एक तरीके से हाइड्रोजन का ही तो है ये। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसे प्रोटॉन कहते हैं। तो इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कारण मास बराबर रखेंगे तब ऐसा होगा। इसी कारण मास बराबर रखने के लिए न्यूट्रॉन के बराबर मास रहे, इसी कारण हाइड्रोजीनियस सब्सटेंस लिए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन का जो एक कंपाउंड है हैवी वाटर, उसी को लिया जाता है, या किसी को और को भी ले सकते हो, लेकिन क्या हाइड्रोजीनियस होना चाहिए। तो हाइड्रोजीनियस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मास दोनों के कैसे रहे, बराबर। m1 किसके बराबर रहे, m2 के बराबर रहे। कारण समझ में आया? तो मास चूंकि बराबर होता है, इसी कारण से ऐसी कंडीशन बन जाती है, और इस कारण से वेलोसिटी जो है न्यूट्रॉन की कम हो जाती है, फिर रिएक्टर में फिशन स्टार्ट हो जाता है, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हाइड्रोजीनियस मटेरियल को यूज करने का कारण है। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से लिख दूंगा क्वेश्चन को, बाकी आप बहुत अच्छे से है ना पढ़ते रहें, वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बहुत ध्यान से समझें, और नोट्स बनाते चलें अच्छे से, साथ साथ पढ़ते चलें, साथ साथ है ना, आगे जुड़ जाएगा। फिर मैं बार बार कहता हूँ आपसे समस्या हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।